युवराज रुद्रदेव को सूचना देने पहुंचे आदमी को मारने के बाद श्रीमंत महान मां के सामने पहुंच चुका था। महान मां उसके ऊपर चिल्ला रही थी, लेकिन श्रीमंत ने किसी तरह महान मां को शांत करा दिया था। चूंकि युवराज परमदेव ने राज्य के उच्च अधिकारियों को बुलाकर युवराज रुद्रदेव के कक्ष के ऊपर हमला करने वाले को ढूंढने का आदेश दे दिया था, इसलिए महान मां श्रीमंत के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी। जब महान मां ने श्रीमंत से ये पूछा कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि कोई उसकी बातें सुन रहा है, तो श्रीमंत ने कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में महान मां को बताना शुरू कर दिया था। कुछ देर पहले महान मां और श्रीमंत राजमहल के उसी अंधेरे कक्ष में बैठे हुए थे, जहां पर श्रीमंत महान मां से युवराज रुद्रदेव के प्रति उनके मन में भरी नफरत के बारे में पूछ रहा था। आखिर आप युवराज रुद्रदेव से इतनी नफरत क्यों करती हैं महान मां? वो भी तो युवराज परमदेव की तरह स्वर्गीय महाराज चंद्रमौली के बेटे हैं। श्रीमंत ने महान मां से सवाल किया। ये नफरत बहुत निजी है श्रीमंत। मैं युवराज रुद्रदेव को जब जब जिंदा देखती हूँ मेरा दम घुटने लगता है। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, और अगर मैं उसे मारने में ना सफल हो पाई तो मैं अपनी ही जान दे दूंगी। महान मां ने अधीर होते हुए कहा। इतनी भी क्या नफरत महान मां कि किसी को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जाए? दुनिया की नजरों में दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो आपका। इससे पहले श्रीमंत अपनी बात पूरी करता, महान मां ने उसे रोकते हुए कहा, बस श्रीमंत, युवराज रुद्रदेव के साथ मेरा क्या रिश्ता है, तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं उस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। बस तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। ब्रह्मास्त्र को तैयार रखो। अगर युवराज रुद्रदेव पारद तक पहुंच भी गए तो हम उन्हें वहीं मार देंगे। महान मां की बातों में युवराज रुद्रदेव के प्रति नफरत और गुस्सा झलक रहा था। महान मां के साथ युवराज रुद्रदेव ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से वो युवराज रुद्रदेव से इतनी नफरत करती थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। ठीक है महान मां, श्रीमंत ने जवाब देते हुए कहा। वैसे एक बात कहें श्रीमंत, इस रुद्रदेव की किस्मत बहुत अच्छी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने इसे करीब 10 बार मारने की कोशिश की है, लेकिन ये न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है कि बार बार बच जाता है। यहाँ तक कि कालनेमी को बुलाया, असुराग के हवाले किया, अधूता से मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये ना जाने कैसे बच जा रहा है। पारद के जाने के बाद मैंने सोचा था कि ये मारा जाएगा, लेकिन देवयानी आ गई, और तो और शक्तिमौली भी देवयानी के साथ हो गया। पता नहीं क्या कर्म किया है इसने कि किस्मत हमेशा इसके साथ रहती है, महान मां ने कहा। उसके बाद श्रीमंत ने महान मां को आश्वासन दिया कि वो युवराज रुद्रदेव को मारकर उनके लक्ष्य को पूरा करेगा। एक बात मेरे मन में भी उठ रही है महान मां, श्रीमंत ने महान मां से कहा। बोलो श्रीमंत, महान मां ने कहा। जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है उसे पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र किसने चलाया है, और अगर युवराज रुद्रदेव को यह पता चला कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र और किसी ने नहीं बल्कि उनकी। इससे पहले कि श्रीमंत अपनी बात पूरी करता कि श्रीमंत की नजर वहां बनी एक परछाई पर चली गई थी। उस परछाई को देखते ही श्रीमंत खामोश हो गया था। ये परछाई उसी व्यक्ति की थी जिसने युवराज रुद्रदेव के सामने महान मां का राज उजागर करने की कोशिश की थी और मारा गया था। क्या हुआ श्रीमंत? महान मां ने सवाल किया। अभी तक उनकी नजर उस परछाई के ऊपर नहीं गई थी जिसे श्रीमंत ने देखा था। कुछ नहीं महान मां, मैं आता हूं। इतना कहकर श्रीमंत वहां से उठकर उस परछाई की ओर चल पड़ा था, लेकिन जैसे ही श्रीमंत उसकी ओर बढ़ा, उस आदमी ने भागना शुरू कर दिया था। उसे भागते देखकर श्रीमंत के तोते उड़ गए थे। वो समझ चुका था कि ये आदमी उनके सारे राज सुन चुका है। श्रीमंत के पास कुछ खास सैनिक थे जिसे उसने ऐसी ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भर्ती किया था। उसने उन सैनिकों को उस आदमी के पीछे दौड़ा दिया था, लेकिन वो आदमी बहुत फुर्तीला और तेज था। वो उन सैनिकों के हाथों से निकलकर युवराज रुद्रदेव के सामने पहुंच गया था। श्रीमंत जानता था कि युवराज रुद्रदेव के कक्ष के सामने किसी की हत्या हो जाने के बाद बहुत बवाल होने वाला है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसे ना चाहते हुए भी युवराज रुद्रदेव के कक्ष के सामने ही उस व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी थी। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था, मैं उसे यहां से एक कदम भी आगे ना बढ़ने देती।
श्रीमंत की पूरी बात सुनने के बाद महान माँ ने कहा, मैं नहीं चाहता महान माँ कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी के ऊपर करें, वरना आपका राज बाहर आने का डर रहेगा। श्रीमंत ने महान माँ को जवाब दिया। श्रीमंत का जवाब सुनकर महान माँ अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। उन्हें अपनी तारीफ कराना पसंद था और उसके साथ साथ वो चाहती थी कि उनसे जुड़ा हर व्यक्ति उनकी फिक्र करता रहे। कुछ देर तक वहीं बैठकर श्रीमंत महान माँ के साथ बातचीत करता रहा और उसके बाद वो वहां से चल पड़ा था। इधर श्रीमंत महान माँ के पास से कहीं और जा रहा था। उसे युवराज परमदेव के द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान से अपने आप को बचाना था। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ बिसलपुर से राजसमंद के लिए निकल चुका था। उसके साथ गुरबचन, अभिमन्यु और कृतिका भी थे। कृतिका गाड़ी चला रही थी। अभिमन्यु उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। गुरबचन और सिद्धार्थ उसके पीछे वाली सीट पर थे और वो जंगली बिल्ला सिद्धार्थ के पैरों के बीच में बिल्कुल वैसा ही बैठा हुआ था जैसे पहले गुल्लू बैठता था। सुकृति भी उन लोगों के साथ वहां आना चाह रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे साथ आने से मना कर दिया था। चूंकि ईगल गैंग के बारे में वो थोड़ा बहुत जान चुका था, इसलिए वो सुकृति की जान अब खतरे में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी उसकी वजह से सुकृति को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। राजसमंद अभी भी करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था। कृतिका पूरी दक्षता के साथ गाड़ी चला रही थी। उसकी गाड़ी चलाने की स्टाइल सिद्धार्थ को बहुत लुभा रही थी। वो कृतिका से इस बारे में सवाल भी करना चाहता था, लेकिन वो अभिमन्यु के वहां होने की वजह से डर रहा था। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद वो लोग उस पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके थे, जिस पेट्रोल पंप की पर्चियां सिद्धार्थ को उस बंगले के अंदर मिली थी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहां से कहां जाना है? सिद्धार्थ ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा, इससे पूछना, इसको पहले लाया गया होगा। गुरबचन ने फुसफुसाते हुए जंगली बिल्ले की तरफ इशारा किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतने महंगे जानवरों में नहीं आता कि मुझे शहर लाकर बेचा जाए। सिद्धार्थ के कुछ पूछने से पहले ही उस जंगली बिल्ले की आवाज सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ी और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ गुरबचन से बोला, उसे कुछ नहीं पता, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर गुरबचन चुप हो गया था। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सब अपने अपने दिमाग लगा रहे थे कि तभी कृतिका ने कहा, मैं पता लगा कर आती हूं। कृतिका के इतना कहते ही अभिमन्यु चौंक गया और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम्हें खरोच भी आई तो बीरेन अंकल जान से मार देंगे मुझे। अरे कुछ नहीं होगा अंकल, डोंट वरी, मैं पता लगा कर आती हूं ना। इतना कहकर कृतिका उतर कर वहां से चली गई थी। कृतिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो किसी को भी अपने जाल में आसानी से फंसा सकती थी। वो अपने हुस्न का जादू चलाकर उस ट्रक के मालिक के बारे में पता करने गई थी। कृतिका गाड़ी से उतर कर जाकर पेट्रोल पंप के पास खड़ी हो गई थी। वो वहां पर किसी ऐसे बंदे को टारगेट करना चाहती थी जो आसानी से उसके जाल में फंस जाए। वो यही सोचते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसकी निगाह करीब 25-26 साल के युवक पर पड़ी, जो वहां बने एक टीन शेड के नीचे बैठा लगातार कृतिका को ही घूरे जा रहा था। उसके ड्रेस से ये साफ पता चल रहा था कि वो लड़का पेट्रोल पंप का ही कर्मचारी है। उसे हवस भरी नजरों से अपनी तरफ देखता पाकर कृतिका को अपना टारगेट मिल गया था। वो उसी लड़के की तरफ बढ़ चली थी। कृतिका को अपनी तरफ आता देखकर वो लड़का सकपका गया था और सीधा होकर बैठ गया था। क्या देख रहे हो? मेरी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? कृतिका ने उसे हड़काते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं बस ऐसे ही वहां मीटर देख रहा था। उस लड़के ने हकलाते हुए कहा। उसको इतना घबराकर दीदी कहता सुनकर कृतिका की हंसी छूट गई थी और वो मुस्कुराकर नशीली आवाज में बोली, मेरी बॉडी में कहाँ मीटर लगा हुआ है जो आप मीटर देख रहे थे? कृतिका को ऐसा बोलता देखकर उस लड़के के मन में मोतीचूर के लड्डू फूट गए थे। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि शहर में अमीर लड़कियां एक रात बिताने के लिए गरीब लड़कों को ढूंढती रहती है। उसे लगा कि कृतिका उन्हीं में से एक है। लगा हुआ है मैम, बस आपको दिख नहीं रहा है, वो लड़का भी शरारत भरी मुस्कान में बोला। उसकी बात सुनकर कृतिका के तन बदन में आग लग गई। अगर कोई और वक्त होता तो वो उस लड़के की नाक फोड़ देती, लेकिन यहाँ पर वो अपना मकसद पूरा करने आई थी, इसलिए वो अपना गुस्सा पी गई थी। अच्छा,
कहाँ लगा है? कृतिका की ये बात सुनकर उस लड़के के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई थी और उसने अपना हाथ कृतिका की ओर बढ़ा दिया था। उसका हाथ अपनी तरफ आता देखकर कृतिका का जी धक करके रह गया था और उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं, पहले जो मेरा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना पाने में मेरी मदद करो, उसके बाद तुम जो चाहोगे वो होगा, कृतिका ने उस लड़के से कहा। और उसके इतना कहने के बाद लड़के ने उससे नुकसान के बारे में सवाल किया। उसके सवाल करने के बाद कृतिका ने उन पर्चियों में से एक पर्ची जो 2 दिन पहले की थी उस लड़के की तरफ बढ़ा दी और बोली, इस ट्रक के ड्राइवर ने मेरी गाड़ी ठोक दी है और बिना नुकसान की भरपाई किए हुए भाग गया है, इसको ढूंढने में मेरी मदद करो। और फिर इतना कहकर कृतिका ने आंख मार दी थी। उस लड़के ने झट से कृतिका के हाथ से पर्ची ले ली और उसमें ट्रक का नंबर देखने लगा था। ट्रक का नंबर देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। असलम रोड लाइंस का ट्रक है ये, यहीं से करीब 3 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। रुको, मैं फोन कर देता हूँ, वो खुद आकर आपके पैसे दे जाएंगे। उस लड़के ने कृतिका को जवाब दिया। नहीं नहीं, तुम फोन मत करो, मैं खुद जाकर उनसे मिलती हूँ, उसके बाद वापस आकर तुमसे मिलती हूँ। कृतिका ने उस लड़के से कहा, यौवन और पैसा ऐसा हथियार है जिसके भरोसे पर बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीती जा सकती है। कृतिका ने अपने यौवन को दिखाकर एक बहुत ही मुश्किल टास्क को बहुत आसानी से पूरा कर लिया था। उस लड़के ने कृतिका को बाकायदा एक एक मोड़ के बारे में बता दिया था और फिर कृतिका उन तीनों के साथ वहां से निकल पड़ी। कुछ देर के बाद जब वो चारों लोग असलम रोड लाइंस पर पहुंच चुके थे, वहां पर सैकड़ों ट्रक खड़े हुए थे और सब ट्रक की डिजाइन एक जैसी थी, केवल उनके नंबर बदले हुए थे। वो लोग उस ट्रक को ढूंढने लगे थे जिसमें गुल्लू समेत बाकी जानवरों को लाया गया था। अभी वो लोग एक एक ट्रक का नंबर चेक कर रहे थे कि तभी वहां पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मैं मदद करूं ट्रक ढूंढने में। और उस आवाज को सुनकर उन चारों लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। आखिर किसने दी थी उन लोगों को आवाज और क्या हो पाएंगे वो गुल्लू को ढूंढने में सफल? और क्या श्रीमंत बचा पाएगा अपने आप को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।